गुड मॉर्निंग साथियों। आज की समीक्षा है विनिवेश और संपदा मौद्रीकरण पर करना होगा फोकस। देखिए, यूं तो पिछले साल ही केंद्र सरकार ने बजट पर 12 लाख रुपए तक आय को कर मुक्त करने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद जीएसटी सुधारों ने जनता पर पड़ने वाले महंगाई के मार को भी कम कर दिया। इसका असर सरकार के राजस्व पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी 5 से 7 लाख रुपए कमाने वाले मध्यम वर्ग के लिए बजट में राहत की आस लगाई जा रही है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ सके, जो अर्थव्यवस्था के साथ फायदेमंद हो, यानी ऐसी राहत जिससे वह किफायती मकान खरीद सके और जीवन स्तर पर बदलाव ला सके। जी हाँ, अर्थव्यवस्था के सुधार में सबसे इम्पोर्टेंट है पानी, ऐसी व्यवस्था जिसमें मकान खरीद सके और जीवन स्तर पर सुधार हो सके। देखिए, मैं अब एक आपको सलाह देना चाह रहा हूँ कि कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार अगर उसके पास आमदनी होती है तो सबसे पहले वो मकान खरीदता है और जीवन स्तर में सुधार करता है। दोनों ही बेहतरीन है। देखिए, मकान खरीदता है, ये की इम्पोर्टेंट बात है। आज के समय में जमीन खरीदते हैं, उसके बाद मकान बनाते हैं। अगर भारत सरकार मकान बनाने की जो कॉस्ट है उसको कम से कम कर दे, यानी कि ऐसे नई तकनीकी का उपयोग धीरे धीरे मकान बनाने वाले रियल इस्टेट वाले लोगों को प्रोवाइड करवाए, ताकि मकान बनाने का कॉस्ट बिल्कुल कम से कम होता चला जाए, तो उससे मध्यम वर्गीय परिवार सुखी हो सकता है, लोगों में जन जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसी तरह से काम करने लगेंगे। आज के समय में सीमेंट से लोग मकान बना रहे हैं, जबकि सीमेंट पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, रहने सहने के लिए भी नुकसानदायक है, और परिवार के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको कभी कभी निचोड़ के खाते रहते हैं, उसके लिए भी नुकसानदायक है। तो मकान जो ऐसी चीज़ों से बनवाएं जो कि एक तो लंबे समय तक चल सके और किफ़ायती हो, कम पैसे में हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए। अब एआई का युग आ गया है, युग में परिवर्तन आ चुका है, रोबोटिक मशीनें आ चुके हैं, नए तरह के मशीनें आ गई हैं, और अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है, तो ये तो बहुत ही नुकसानदायक है। चाइना में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पास हो चुके हैं जो कि कम पैसे में अच्छा मकान बनाया जा सकता है। जानकार मानते हैं कि शहर में रहने वाले निम्न मध्यम वर्ग सबसे अधिक आकांक्षी है। जो निम्न है, जो कमजोर है, और मध्यम वर्ग सबसे अधिक आकांक्षी है, उसे मकान खरीदारी में ब्याज दरों पर अतिरिक्त छूट या सरकार की तरफ से एक निश्चित किस्त पर मकान की सुविधा, इलाज के लिए सब्सिडी वाले हेल्थ इंश्योरेंस और रेल, बस व मेट्रो में सवारी के लिए कम दर पर सालाना एक मुश्त भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए, जो निम्न मध्यम वर्ग है उस पर मकान खरीदने में ब्याज दरों में छूट मिले, सरकार की तरफ से निश्चित किस्त पर मकान की सुविधा मिले, इलाज के लिए सब्सिडी वाले हेल्थ इंश्योरेंस और रेल, बस और मेट्रो में सवारी के लिए कम दर पर सालाना एक मुश्त भुगतान मिले, उस पर मतलब कंसेशन दिया जाए। ये तो देखो, ये वो प्रयास है जो एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन वास्तविक प्रयास अगर करना है तो आपको मकान को इस तरह से कर दिया जाए कि वो कम पैसे में ही बन जाए। ऐसे सामानों का उपयोग करके कम पैसे में ही मकान बनाने की सुविधा मिल सके, तो वो निम्न मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी मैंने देखा था एक वीडियो कि चीन में ऐसे मकान हैं जो कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे मकान से, हमारे यहाँ के जो मकान हैं उनके कॉस्ट से काफ़ी ही ज़्यादा कम है, और उतने में वो अच्छा, बेहतरीन, और ना तो वो जल सकता है, आग लगाएं तो ना तो वो जल सकता है, और बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है। ऐसे मकान को उन्होंने बना के दिखाया है, और उसकी सप्लाई कुछ कोस्टल रीजन एरिया में भारत में है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से भारत में नहीं आ पाया है।
तो अर्थव्यवस्था को समर्थन मिल सकेगा और इसके साथ ही राजस्व बढ़ोतरी के लिए विनिवेश और मौद्रीकरण पर ध्यान देना होगा। देखिए, राजस्व बढ़ोतरी में भी इसका फायदा मिलेगा। लोगों के पास जब समय मिलेगा, मध्यम वर्गीय परिवार के पास जब समय मिलेगा, तभी वो कंपनी में या किसी मतलब देश के लिए योगदान दे सकते हैं। तो जब वो समय मिलेगा तो उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही राजस्व बढ़ोतरी में विनिवेश और मौद्रीकरण पर ध्यान देना होगा। डेलाइट के पार्टनर अप्रत्यक्ष कर MS मरी कहते हैं कि बजट का फोकस उपभोग बढ़ाने पर होना चाहिए। बजट का फोकस उपभोग बढ़ाने पर होना चाहिए ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिले और उससे टैक्स का संग्रहण बढ़ सके। जो टैक्स का संग्रहण बढ़ सके, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि टैक्स का संग्रहण बढ़ सके और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिल सके। आर्थिक गतिविधियां कब बढ़ेंगी? जब आत्मनिर्भर भारत हो पाएगा। अगर वो मकान खरीदने में ही रह जाएगा तो वो क्या उसकी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में, और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमें मकान हमारे से हमने नया तरीके से बना लिया। समस्या ये है जो सीमेंट कंपनियां हैं वो अपनी टक्कर में किसी और को आने नहीं देना चाहती। ठीक ऐसे ही जैसे पेट्रोल की टक्कर में एलन मस्क नहीं आ पाया, पेट्रोलियम कंपनियों ने एलन मस्क को हटा दिया और उसकी वजह से आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था तक पर असर पड़ा है। तो ये वो सिस्टम है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें नई टेक्नोलॉजी को इस तरह से पैरेलल में चलाना है ताकि सीमेंट वाली कंपनियां और ये जो बाकी जो कंपनियां हैं जिससे नई तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, दोनों को साथ ले जा सके, साथ में चल सकें। जब वो साथ में चल सके तो उससे बेनिफिट होगा नए तरह के मकान बनाने में, नए तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। राजस्व बढ़ाने की चुनौती। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने इनकम टैक्स के साथ GST की दरों में भी कटौती कर राहत देने का काम तो किया, लेकिन इससे चालू वित्त वर्ष में टैक्स से मिलने वाले राजस्व की बढ़ोतरी दर प्रभावित हो गई। राजस्व की बढ़ोतरी दर प्रभावित हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में वह बढ़ोतरी दर 7% से अधिक थी जो चालू वित्त वर्ष में 4% के पास है। भारत में टैक्स संग्रहण GDP का लगभग 7% है, जबकि चीन में यह प्रतिशत 20 तो वियतनाम में 16% है। देखिए टैक्स लेने का सिस्टम देखिए, 7% GDP का भारत में है, 20% चीन में है और वियतनाम में 16% है। अब आप सोच सकते हैं कि टैक्स लेने का सिस्टम कितना जबरदस्त है चाइना में, और वो राजतंत्र कहने के लिए वो एक पार्टी सरकार है लेकिन वो राजतंत्र चला रही है। 20% टैक्स लेना आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा राजस्व इकट्ठा हो रहा है, और जिसका उपयोग वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड नीति है कि वो बाउंड्री संभालने में जाएगी और उससे फिर युद्ध होंगे, युद्ध संभालने में जाएंगे और इस तरह से वो अपना खर्चा बढ़ाना शुरू करेगा। तभी बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन फडणवीस व HDFC बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता दोनों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वैश्विक उथल पुथल और अमेरिकी टैक्स की वजह से कारपोरेट के मार्जिन पर दबाव है। इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख करने से लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स इस दायरे से बाहर चले गए हैं। जानकारों का कहना है कि GST कम करने से बढ़ने वाली खपत से टैक्स संग्रह तो बढ़ेगा, लेकिन इससे 6 माह का समय लगेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार अपने राजस्व को कैसे बढ़ाएगी। पेट्रोल डीजल की GST में शामिल किया नहीं जा सकता। राजनीति इसकी तीखी चल रही है और कोई भी सरकार या दल कृषि से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में नहीं लाएगी। ये तो बात है, कृषि से संबंधी आय को टैक्स के दायरे में बिल्कुल लाना भी नहीं चाहिए। हमारे पास व्यापार का एकमात्र तरीका ये कृषि ही है, और उस पर भी उसको भी अगर हम टैक्स में ला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? लोग खेती करना छोड़ देंगे। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चरणजीत सिंह
नंदा कहते हैं कि 20 एकड़ से अधिक जमीन पर खेती वाले को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, जिससे सरकार से यह सिफारिश की गई है। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर डालें तो ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। देखिए, 20 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले पर कर दायरे में लाएं, कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन सब हद तक ठीक नहीं, क्योंकि ये एक फ्लक्चुएशन है। लोग खेती करना छोड़ना शुरू कर देंगे। लोगों के पास अब आबादी बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति लोगों के पास जो है इनकम का कम साधन हो गया है, खेती कम होनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोग खेती की तरफ से भाग करके अब नौकरी की तरफ भागना शुरू कर रहे हैं। मजबूरी हो गई है, एक मध्यम परिवार अपनी मजबूरी में इस तरह से फंसता चला गया है। तो मध्यम परिवार की ये जो परिस्थिति है, ये 20 एकड़ से अधिक की भूमि रखने वाले करदाताओं पर ये जो टैक्स है, ये कुछ सीमा तक तो ठीक है, लेकिन कभी ट्रेजेडी हो गई तो उसके लिए खतरा बन सकता है। और दूसरी बात, हमें खेती पर तो फोकस करना ही करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, तभी जा कर के हमें विदेश की मुद्रा आ सकती है। आयकर में राहत और जीएसटी सुधारों से टैक्स संग्रह की वृद्धि दर में आई कमी, यह राजस्व के मोर्चों पर चुनौती है। आय का जो कर है उसमें राहत दे दी गई, जीएसटी सुधारों में टैक्स संग्रह की वृद्धि में कमी आई है। सॉरी। बजट में 5 से 7 लाख रुपए कमाने वाले निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए की जा रही है राहत की आस। इस वर्ग को निश्चित किस्त पर मकान की सुविधा जैसी सहूलियत देने से बढ़ेगी खपत, इकोनॉमी को होगा लाभ। जी हाँ, इससे फ़ायदा तो होगा ही होगा। हाँ, खेती के मामले में कुछ ऐसी खेती चुन लेनी पड़ेगी जो कि विदेशों में हो रही है, जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और वो इंडिया में अगर लगाने की कोशिश की जाए तो ये सेक्टर हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकता है। यह समीक्षा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।